हाँ, डिज़ाइन वाला भी हमारा तैयार हो गया था और ट्रेसिंग वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था जो हमने इधर पे पूरा कवर अप कर लिया था। अब कुछ टूल्स थे जो बचे हुए थे, है ना, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। इसमें मैंने ग्राफ टूल वगैरह की बात की थी। ये वाला जो ग्राफ टूल है, ये बेसिकली एक्सेल फाइल को इमिटेट करने के लिए होता है ना। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक, और इधर पे आप वैल्यू डाल देते हैं विच इज़ 1, और इधर पे 2, 20 डाल दिया, इधर 40 डाल दिया, 60 डाल दिया, ठीक, तो वो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना देता है, ठीक। तो इसमें ये 1 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 60 का ग्राफ बनाया। हाँ, क्योंकि उसने मुझे वो गिज्मो दिया हुआ है ना। जैसे ये दूसरा वाला है, ये है स्टैक वाला, यानी कि इसी के अंदर और भी ग्राफ बन सकते हैं, इसी के अंदर और डिवीजन बन सकते हैं। बस क्लिक करके आपको एरिया डिफाइन करना होता है, कितने एरिया पे दिखेगा। उसको छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। अब जैसे यहाँ 1 का 2 कर दिया अंदर बॉक्स पे, तो दो वैल्यू आ गई, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 60, यहाँ 80, 90, 100, राइट। एंटर करेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, दो ही कॉलम बने, यानी कि रोज एंड कॉलम के दो दो पॉइंट बने हैं। ये रो हैं, ये 150 इसी से ऐड होके बनता है, वो स्टैक वाला जो होता है ना, स्टैक वाला बन रहा है। तो 90 और 100 मिल गया, तो ये 200 पहुंच गया, लगभग 200, 190 ये पहुंचा। जी, शेड इसलिए चेंज हुआ कि ये जो दो रो हैं, तो ये 100 आपका अप्रोक्सीमेटली, ये हिस्सा ज़्यादा वाला जो है वो ऊपर है पहले, फिर 90 है वो ऐड हुआ है, ठीक। और ये आपका दो रो हैं, तो ये दो स्टैक दिखा रहा है, हाँ। और बाय डिफ़ॉल्ट एक ज़ीरो का बीच में डालता है। अब ये है क्या, ये जनरली ग्राफ तो बने, लेकिन ये सब आपस में ग्रुप हैं और एक शेप है, मात्र शेप्स हैं। तो आप जब भी क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे ना, तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं अलग अलग। हाँ, इसको सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर दीजिए, कंट्रोल जी, और जैसे ही उस पर आप वो करेंगे, क्या बोलते हैं, टूल पे ले जाके डबल क्लिक करेंगे, तो वापस से एडिट कर पाएंगे उसको। जैसे ग्राफ है तो ये पूरे शेप, ये वाले जो साइज हैं, ये साइज आपके डेटा के अकॉर्डिंग सेट होते हैं, मतलब जो आप एक्सेल फाइल में डालेंगे ना उसके अकॉर्डिंग ये बनाएगा। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाते हैं। जैसे अभी मैंने जो डाला वो एक मैनुअल एक्सेल फाइल थी जो उसमें ओपन हो रही थी। लेट जस्ट से मैं इसकी एक एक्सेल फाइल बनाता हूँ गूगल की, ठीक। एक नॉर्मल एक्सेल फाइल बनाते हैं, डमी एक्सेल, ठीक। और इसमें डेटा डाल देते हैं। लेट जैसे मैं यहाँ पे, ये हेडिंग है, ऊपर वाला हेडिंग है, तो दिस इज़ नेम, और दिस इज़ स्टूडेंट और समथिंग, और दिस इज़ क्लास, जो भी। अब यहाँ पे हमारे पास नेम जो डाल दिया हमने, अंकित डाल दिया, स्टूडेंट जो है वो, या क्लास का नाम डाल देते हैं इसके अंदर, राइट, B2 और समथिंग। स्टूडेंट जो है वो आपका नाम डाल देता हूँ, या यहाँ पे वो डाल देता हूँ, संख्या डाल देता हूँ, B2 में 70 लोग हैं। क्लास जो है वो कौन सा क्लास है, तो चलिए बायो है, जो भी ऐसे डाल दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे भी B3, तो इसको हम सिंपल बढ़ा देते हैं, B3 B4 ये डाल देते हैं। 80 फिज़िक्स, केमिस्ट्री, 40 इको, और यहाँ पे 60। ये हमने बना लिया एक नॉर्मल एक्सेल फाइल। अब
क्या होता है, कंपनी के बहुत सारे डिटेल डाटा जो हैं स्टैटिस्टिक एक्सेल में मिलते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एस में, सेव कर लिया, ये आ गया आपके पास डमी एक्सेल डाउनलोड्स के अंदर। आप इलस्ट्रेटर में जाइए, कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी जो भी आपको बनाना है। लेट जैसे यहाँ पे बार ग्राफ है जो साइड में चलता है, इसको सेलेक्ट कीजिए तो वो बोलेगा ये। अब इसमें यहाँ पे देखिए तो ये दिया है इंपोर्ट डाटा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज करने बोलेगा। आप डाउनलोड्स पे जाइए, एक्सेल को सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, फाइल इज़ नॉट अ टेक्स्ट फाइल। तो ये वाला जो एक्सेल फाइल है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसी डाटा के लिए एक, चलिए हम इसको नोटपैड फाइल में कन्वर्ट करते हैं। डाउनलोड एज इन ओपन डॉक्यूमेंट ट्राई करते हैं। ओडीएस डाटा एक्सेल जैसा ही दिख रहा है। एक और बार ट्राई करते हैं कि ये ओडीएस फाइल लेता है कि नहीं, नहीं लेगा तो हम मैनुअल भी बना सकते हैं, टेक्स्ट फाइल लेगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल ही बना लेता हूँ विच इज़ न्यू और डमी टेक्स्ट। ठीक, और यहाँ पे वही नेम क्लास टैब दबा के और सब्जेक्ट डाल देते हैं। ठीक, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ये डाटा आई थिंक रोज़ एंड कॉलम्स के हिसाब से पकड़ेगा, तो चलिए इधर पे डाल देता हूँ, इधर पे क्लास डाल देता हूँ मैं। ठीक, नेम क्लास और सब्जेक्ट, और नेम जो है वो मैं डाल देता हूँ नोटपैड में। कि क्लास जो है वो सेकंड क्लास डाल दिया हमने, और सब्जेक्ट जो है आपका हो जाएगा बायो। ठीक, ठीक है, आपका यानी एनडी है ना नाम जी, लीजिए क्लास 1 पे हैं आप, और आपका सब्जेक्ट ये को डाल दूँ या फैशन डाल देता हूँ, लीजिए। ठीक, अब ये डेटा को हम सेव कर लेते हैं एज इट इज़, डमी टेक्स्ट के तौर पे इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से आएंगे और इस डेटा को इंपोर्ट करेंगे। लेट्स अनडू डेस्कटॉप और डमी टेक्स्ट ओपन करेंगे तो देखिए वो वैसी वैसी आ गया, नेम क्लास सब्जेक्ट अंकित फलाना फलाना पूरा पूरा, राइट। तो डेटा एग्जैक्टली वो वैसे ही आएगा, यहाँ से ऐसे रोज में लेगा और कॉलम्स अलग से लेगा। तो नेम के अंदर, नेम क्लास के अंदर ये आया, आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो वो डेटा वहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए, अब बार ग्राफ है तो इसमें 2 जन का ही डेटा था, तो आपका भी डेटा दिखा हुआ है, मेरा भी लिखा हुआ है, क्लास यहाँ तक गया हुआ है। ये तो ये परफॉर्मेंस मेजर के लिए ये वाला डेटा रहता है, तो आप जितना परसेंटेज देंगे उतना परसेंटेज वहाँ पे आएगा। ठीक, तो सब जगह के डेटा फॉर्मेट ऐसे ही रहते हैं और सब यही हैं। लाइन ग्राफ है तो इसको आप फिर ले लीजिए, डेस्कटॉप में जाइए, लेट्स सेलेक्ट ऑन टू द टेक्स्ट, ओपन, अप्लाई। तो अब देखिए ये लाइन वाला है, तो ज़्यादा डेटा था नहीं, इसके कारण से वो ऐड नहीं कर पाए ना। यहाँ क्लास दिखा रहा है, यहाँ सब्जेक्ट दिखा रहा है, यहाँ ये है। तो जैसा वो डेटा लेगा, है ना, उसके लिए वैसे ही टाइप का डेटा आपको देना पड़ेगा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ये एरिया है, तो एरिया वाला जो डेटा होगा उस टाइप का डेटा शीट लगेगी। आप सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। कांट क्रिएट द ग्राफ एंड एरिया ग्राफ कैन नॉट डिस्प्ले एनी ब्लैंक और नॉन न्यूमेरिक डाटा पॉइंट्स, यानी कि उसमें केवल नंबर होने चाहिए, तो फिर ये वाला काम हमारे नहीं आएगा। ये तो इसको हम नंबर में डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 2 डाल देता हूँ, यहाँ 3 4 डाल देता हूँ, यहाँ 5 6 डाल देते हैं, कुछ भी डाल रहे हैं डेटा। और ये ठीक, सारा कांट ग्रेड एंड ब्लैंक ऑन। ओके ओके ओके, कौन सा? हाँ, बायो वाला भी नहीं डाला। तो
ये प्रिज्म टाइप का डेटा बनेगा उसका। ये पॉइंट्स वाले हैं, ये भी आई थिंक ये चल जाएंगे। लेट्स गो टू डेस्कटॉप डमी टेक्स्ट एंड यू विल सी ए डेटा। वो वहाँ बनाया उसने रेंज डेटा। तो जितना मेरा उस पे आ रहा है राइट, तो सारे इसमें आएंगे। देखिए सबको सेलेक्ट करूंगा तो ही मेरे को ये ऑप्शन मिलेगा बदलने का डेटा। एक को सेलेक्ट करूंगा तो एक में नहीं आएगा वो। देन आई विल डू व्हाट, पाई चार्ट। पाई चार्ट पाई के हिसाब से बनाएगा, कंपेयरिंग डेटा कंपेयर करने के लिए। ओके करेंगे तो ये आपका है ना, और ये हम दोनों का नाम यहाँ पे रहेगा। और एक ये आपका रडार ग्राफ है। रडार ग्राफ सर्कुलर डेटा बनाता है, तो डेस्कटॉप में जाएंगे सिंपल, और यहाँ से आप डमी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड विल पुट इट समवॉट लाइक दैट। तो ये रडार ग्राफ है, वो यहाँ से यहीं तक जा पाया क्योंकि हमारे डेटा कंपैरिजन में ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, रेंज भी नहीं था, तो वैल्यू नहीं आ पाई। ये वाले इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो, जैसे हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये रोज एंड कॉलम्स है जी। ये डेटा इंपोर्ट है, यहीं से हमने डाटा इंपोर्ट किया हुआ है। ये है स्वैप करने के लिए, रोज़ को कॉलम के साथ, कॉलम को रोज़ के साथ, डेटा जैसे भी स्वैप करना हो। ये स्विच एक्स वाई है, ये जनरली हमारे डेटास के लिए नहीं होता है। ये थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ डेटास के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम ऐसी एक्सेल शीट डाल रहे हैं जिसमें कोई फंक्शन डाला हो या कुछ ऐसा, तो उसके लिए। हालांकि ये हमारे उस वर्क फ्लो में बहुत कम आता है क्योंकि अभी ग्रे है, इसका मतलब ये यूज़ नहीं होगा। सेल स्टाइल, आपको कैसा स्टाइल का सेल चाहिए, यानी ये कितने सेल होने चाहिए। अभी नंबर ऑफ डेसिमल 2 हैं, 5 में चाहिए आपको। कॉलम कितने चाहिए आपको, 7 हैं बाय डिफ़ॉल्ट, 5 चाहिए या 2 चाहिए, आप ऐड कर सकते हैं राइट। और अनडू और अप्लाई, है ना। ये डेटा यहाँ आ जाएगा तो इधर ही आएगा। ग्राफ जो हैं वो इतने ही होते हैं। हाँ हाँ, इसको मैं ग्रुप कर दे रहा हूँ ताकि ये सारे डेटाज जो हैं वो यहाँ रह जाएंगे। तो ग्राफ जो हैं वो इतने ही हैं इसके अंदर। ये जनरली क्या है, किसी डेटा को लेके आके कॉपी करने के लिए। तो इसमें क्या यूज़ होता है, मैं यहाँ पे एक आर्टबोर्ड टूल, ये वाला टूल ले रहा हूँ, इसको यूज़ करके मैं इसकी शीट बड़ी कर देता हूँ सो दैट हम जैसे इंफॉर्मेटिक्स ग्राफिक बनाते हैं ना, ये उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये आप इजी है टू समझना क्योंकि ये ग्राफ के लिए ही है, तो देर इज़ नथिंग एल्स इन इट। ठीक, अब इंफॉर्मेशन यहाँ तो सिंबल देख लिया था हमने, रडार भी देख लिया। देखिए सिलेक्शन टूल है, ठीक है, ये वाला जो टूल है इसमें ग्रुप सिलेक्शन और ये है। ठीक, तो यहाँ पे आपका मैजिक वॉन्ड टूल है, जैसे एक बार में कोई एक चीज़ का आपको सिलेक्शन लेना है ना, इसके बगल वाले में ही करता हूँ। यहाँ पे मैं एक शेप बनाता हूँ जिसका कलर जो होगा वो रेड कलर का होगा। ग्रे स्केल हो गया है तो मैं यहाँ से एक कलर दे देता हूँ रेड, और मैं क्या करता हूँ इसको 3 रेड लिए और एक ब्लॉक मैंने ब्लू लिया, साइन ले लिया, ये जो भी। अब मुझे मान लीजिए ये ब्लॉक सर्कुलर है और इसको मैं इधर रख देता हूँ और ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक, अब मुझे सीन में 3 कलर या 4 कलर नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये ग्रे भी है और रेड है, ये है और ये। मुझे चाहिए कि मुझे केवल रेड सेलेक्ट करने हैं, जितने भी रेड हैं। तो मैं वॉन्ड पे क्लिक करूँगा और रेड पे क्लिक कर दूँगा, तो केवल रेड सेलेक्ट होंगे। अगर मुझे चाहिए कि इस पूरे सीन में ये साइन कलर कितने हैं, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये साइन और ये साइन सेलेक्ट होगा। ब्लैक कितने हैं तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये ऑलरेडी ग्रुप है तो ये ग्रुप्स में काम नहीं करता। हाँ, तो आपके इंडिविजुअल सीन क्रिएट होने चाहिए राइट। तो ये बस इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। लैसो टूल जो है
बता दिया था, इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के लिए होता है। पेन टूल, ये वाला पूरा हमने देखा है। कर्वेचर टूल, है ना, 3 पॉइंट से बन जाते हैं। टेक्स्ट टूल, ये पूरा हमने देख चुके हैं, राइट। आर्च पूरा, ये पूरा बना चुके हैं हम। यहाँ पे रेक्टेंगल पूरे देख चुके हैं, फ्लेयर लेयर सारा। हाँ, पोलर ग्रिड जो है ये हमने सर्कुलर उसके लिए बनाया था, तो ये भी ग्रिड है, बता चुका हूँ ना मैं, ये वाला तो ग्रिड है, तो ग्रिड बनाने के लिए। और ये पूरा हो गया था, ये भी पूरा हो गया था। शेपर टूल ऑप्शन है इसमें, ये पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, है ना। देखिए ये पेंसिल तो ये बन जाती है, ठीक। स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक आ जाता है। इस स्ट्रोक को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। इस पे शिफ्ट डब्ल्यू वगैरह सब काम करेगा, ठीक। ये हमारे पास पेंसिल आ गया। अब इसी पेंसिल को एडिट करने के लिए स्मूथ टूल है, तो जहाँ जहाँ कॉर्नर एजेस जो हैं उसको स्मूथ करना है तो उनको बस ड्रैग करना होता है, जस्ट उसके बगल वाला, या यहाँ से बगल कर लीजिए या यहाँ से नीचे करते लीजिए, तो स्मूथ टूल है। तो देखिए कॉर्नर पे पिन है, ऐसा है, इसको स्मूथ करने के लिए यूज़। हाँ, स्ट्रोक्स को स्मूथ लाइन पे क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो, गुड आफ्टरनून। क्यों? हम्म, तो तुम बड़े दयालु बन गए हो ऐसा? ठीक है, देख लो, है ना। अगर नहीं आ रहे होगे तो ठीक है, कोई कोई इशू नहीं, है ना। ओके ओके। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे तो ये इसको स्मूथ करने के लिए है, स्ट्रिक्ट स्मूथ करने के लिए। ये लाइन पे करना पड़ेगा, ये पाथ पे ही काम करता है। आप अंदर पे करेंगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या बाहर करेंगे तो कुछ नहीं। हाँ, आपको ये लाइन पे ही करना पड़ेगा। हाँ, वो जितना कर सके उतना स्मूथ करेगा वो, है ना। तो अपन उसको शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक और टूल है, पाथ इरेजर, यानी पाथ को इरेज कर सकते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ से कनेक्शन है बस उसको इरेज कर सकते हैं आप। हाँ, वो ऐसे ऐसा इरेज नहीं कर पाएगा जी, वो कनेक्शन सिलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास है जॉइंट टूल, तो बस पाथ को ड्रॉ करना होगा दो के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर इधर कर दूंगा मैं, ओके, प्रोबेबली नहीं हो रहा। लेट मी सेलेक्ट टू पाथ, I'll select the paths and click, राइट। तो अब इसको सेलेक्ट करके जस्ट मिनट मैं इसको भी डाल देता हूँ, ये राइट वापस आ गए। अब पहला वाला जो है इन्हीं पाथ को शेप करने के लिए शिफ्ट एंड शॉर्टकट है। आप देखिए ये शेप बनाने के लिए होता है, मैंने बताया था ना, एक अपने हिसाब से समझ लेता है ना। कौन से वाले बना रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले नहीं समझ पाता है। या तो ट्रायंगल समझेगा या चार पांच जो हैं वही समझ पाएगा। ठीक, राइट। तो ये हमें समझ आ गया। इसको क्लोज कर दूं, ये वाले क्लोज कर देता हूँ। अब इरेजर, है ना, ये नाइफ और इरेजर ये है, कट करने के लिए था, हमने इसको देख लिया था। रोटेट एंड रिफ्लेक्ट, उल्टा पुल्टा करने के लिए। स्केल, शेयर एंड रीशेप, ये क्या करते हैं। स्केल, ये क्लिक करके ड्रैग करना होगा, प्रोबेबली ज्योमेट्री को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको स्केल करने के लिए यूज होगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो यू कैन स्केल। इसीलिए तो ये अलग से टूल दिया है, आपकी चॉइस पे है कि आप इसको या तो वहाँ कॉर्नर से कर लीजिए
और ये बाय डिफॉल्ट क्या है, यूनिफॉर्म स्केल होगा, है ना। शेयर ये चीज़ करने के, हाँ अब वैसे भी कर सकते हैं, इसलिए उस लोग ने इसको अलग से साइड में डाल दिया था। रीशेप जो है वो आपका एक शेप के साथ आप क्या चेंजेस करते हैं उसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया मैंने, यहाँ एक पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक। अब सिलेक्शन में वो उसके अंदर ऐड हो गया। तो जो पॉइंट पेन टूल से आप ऐड करते थे वही सिलेक्शन यहाँ पे डायरेक्ट उससे ऐड भी हो जाता है, डिलीट भी हो जाता है, डायरेक्ट पेन टूल में भी हो जाता है। सिंपल है, आपको केवल यहाँ से सेलेक्ट करना है और ऑल्ट दबाएंगे तो कॉपी होगा, और एज यू कैन सी वो पूरा कॉपी कर दिया उसने, पूरे शेप को उसी जगह से कॉपी कर दिया। तो आप और डेप्थ में जैसे पीलिंग इफेक्ट और ये सब होता है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा कम शेड दे देता हूँ। तो उसको तुरंत वहीं से वो कॉपी कर देगा। पील इफेक्ट वगैरह देने के लिए कि कोई चीज़ हम पील कर रहे हैं सेम डायरेक्शन से तो वो आ जाएगा। पील मतलब जैसे छिलका उतारना जिसको बोलते हैं ना। अब देखिए मतलब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देना है कि ये, हाँ अब इसको ऑल्ट दबा के ड्रैग करूँगा जैसे, तो पॉइंट वाइज मैं इसको शिफ्ट कर पाऊंगा। जैसे ये किया तो ये ड्रैग हो गया। अब यही चीज़ मुझे इससे करनी है, क्या बोलते शेल शेप टूल से करनी है। तो अभी जैसे ये मूव हो रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करके खींचूंगा। एक मिनट, हैव टू प्रेस कंट्रोल और प्रोबेबली ओके वो ने नॉर्मली ट्रांसफॉर्म ऑप्शन दे रहा है, वो पील नहीं कर रहा है उसको। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, बस केवल पॉइंट ऐड करने के लिए है वो। पीलिंग इफेक्ट नहीं देता है वो, तो एक गलती से मेरे से ड्रैग हो गया था। सो तो आपको लाइन वगैरह कनेक्ट करनी उसके अंदर पॉइंट वगैरह कनेक्ट करने हैं तो आपको ये एंकर पॉइंट लगेगा। एक तरीके से एंकर पॉइंट जैसे ही काम करता है बस। सेम वैसे ही है, पेन टूल जैसा उसका इफेक्ट है। विड्थ वार्प वाले जो हैं कल ही देखे थे जिनको, वार्प टूल कल ही देखे थे ना हम लोग ने ये वाले, राइट। और पिनअप टूल जो है पपेट वार्प, ये एक टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये आपके वर्कफ्लो में हालांकि काम नहीं आता, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये जनरली ज्योमेट्री की को या इमेज को बेंड करने के काम आता है, बेंड। तो जैसे ही आप ज्योमेट्री सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये है और मैंने इस पे क्लिक किया पपेट वार्प पे, तो अपने आप वो उसके जो साइड्स होते हैं उनसे वो एक पपेट बना लेता है, पिन बना लेता है। अब पिन को जब आप ड्रैग करते हैं ना तो बेंड हो जाती है वो, मैश जैसा होता है ना, मैश वार्प। यानी कि ज्योमेट्री को आप किसी भी डायरेक्शन पे केवल, हाँ तो आप इसको किसी भी तरीके से कुछ भी ड्रैग कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन दे रहा है ये वार्प कहलाता है। हाँ ये मैश वार्प है, इसका मतलब जब ये पॉइंट का आपस में किस तरीके का कनेक्शन है, आप जब क्लिक करते जाएंगे, राइट उसका यूज नहीं है, जब आप उसको क्लिक करते जाएंगे तो वो डेंस होता जाता है, ऐड होते जाते हैं, ग्रेडियंट में ऐड करते जाते हैं, बिल्कुल ये बस शेप के साथ वैसी चीज करता है, वैसे दिखाता है वो, ये कनेक्शन इससे होता है। हाँ क्योंकि ये टूल मेरे को अलाउ कर रहा है और मैं बस क्लिक कर रहा हूँ और वो, हटाना चाहें तो इसको डिलीट करें,
कीबोर्ड से, और या फिर ऑल्ट होगा या कंट्रोल होगा। कंट्रोल से तो खैर नहीं आ रहा है, हाँ वो डिलीट ही होगा जी। ठीक, और यहाँ पे है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, यानी सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा नॉर्मल ट्रांसफॉर्म के लिए। इसको कैसे यूज़ करें, तो जैसे ये है मेरे पास एक शेप, या ये शेप है, ज़्यादा पॉलीज हैं इसके अंदर, मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक, रोटेट कर सकता हूँ वो भी है, और क्या बोलते, मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, जिससे मैं इसको पर्सपेक्टिव में डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ, यानी कि नीचे के हिस्से छोटे हो जाएंगे, ऊपर का हिस्सा बड़ा हो जाएगा, है ना, अलग अलग टाइप का डिस्ट्रॉशन दे सकता हूँ। फ्री डिस्ट्रॉशन यानी पॉइंट के हिसाब से, ये 4 पॉइंट के हिसाब से मैं डिस्ट्रॉट कर सकता हूँ, राइट। तो ये जनरल डिस्ट्रॉशन है। कंस्ट्रेंट जो है वो इसकी कनेक्शन के बीच काम करता है ये। तो अभी क्या है, इन पॉइंट्स पे कहीं पे भी कनेक्शन नहीं है, जो आपस में एक दूसरे, दो पॉइंट आपस में लिंक होंगे तो प्रोबेबली काम करेगा। मैं इसको क्या करता हूँ, दो शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको क्लिक करूँगा, नहीं डिलीट कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, स्नैप एंगल स्नैप देता है वो, मतलब एक स्पेसिफिक डिग्री पे ही रोटेट होता है। अभी अटक रहा है ना, जैसे ये देख रहे हैं एकदम से फ्री नहीं घूम रहा है, दैट मीन्स ये एंगल स्नैप दे रहा है, आपको किसी एक एंगल स्नैप में ही रखेगा वो। जब आप इसको कंस्ट्रेंट से तोड़ देते हैं तो आराम से फिर फ्री घुमा सकते हैं, कंस्ट्रेंट पे रख देते हैं तो एंगल स्नैपिंग होने लगता है। ठीक, ये प्रॉपर उसके लिए ही टूल है। ये शेप बिल्डर टूल है, लाइव पेंट बकेट, लाइव पेंट बकेट सिलेक्शन है, ये आ जाता है पर्सपेक्टिव ग्रिड और सिलेक्शन पर्सपेक्टिव। ये वाला जो है, ये आपको मैंने ये वाला टूल बताया था, इधर पे सर्कल किसी भी पर्सपेक्टिव में कोई शेप डालना हो तो उसके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चलिए ये वाला शेप जो है ले लेता हूँ, और ये शेप मुझे इस पर्सपेक्टिव में डालना है। पर्सपेक्टिव हमें पता है 1.2 पॉइंट डिस्ट्रॉशन, तो ये अगर पर्सपेक्टिव में फिक्स करना है तो मुझे यहाँ पे इसका सिलेक्शन लेना पड़ेगा। शिफ्ट वी इसका शॉर्टकट होता है, ये आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके ना सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव है, ये लेफ्ट है यानी ये वाला, ये राइट है यानी ये वाला, बॉटम यानी ग्रीन वाला, और कहीं पे भी नहीं करना है तो ये बाहर वाला, तो यानी कहीं पे भी फ्री फ्री सिलेक्शन। तो मैं इसको राइट वाले में सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसको टूल को सेलेक्ट किए हुए मैं सिंपल इसको क्लिक और ड्रैग करूंगा तो ये उसमें आ जाएगा, छोड़ दूंगा तो ये उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव में सेट हो जाए, पर्सपेक्टिव में आ गया। अब इसका यूज़ क्या है, तो जब डिज़ाइन करते हैं तो कई बार आपको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ बनाना, जैसे लोगो बनाना है ना, तो ये ऑब्जेक्ट तो फ्लैट है और आपको चाहिए कि वो लोगो जो है वो थोड़ा तिरछा लिखा हुआ रहे, तो आप फिर ये शिफ्ट वी सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए तो तिरछे में आ गया लोगो। कौन सी लाइंस, ये कंट्रोल शिफ्ट आई से गायब हो जाता है, आई शेप वैसे ही रह जाएगा, शेप वैसे ही रह जाएगा, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, है ना। बाकी कंट्रोल शिफ्ट आई दबा देंगे तो गायब हो जाएगा। नॉर्मल वापस नहीं कर सकते, एक बार वो वैसा हुआ तो फिर उस ग्रीन वाले में इसको आप शिफ्ट वी पे क्लिक करिए और क्लिक करिए, हाँ वो सेलेक्ट करना जरूरी है। ये 1 2 3 से भी सिलेक्शन होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मतलब कुछ नहीं, 1 मतलब लेफ्ट, 2 मतलब राइट, और सॉरी 2 मतलब बॉटम, और 3 मतलब राइट। ठीक, तो अगर बॉटम पे किया, क्लिक करके बस ड्रैग किया, अभी ज्योमेट्री कहाँ पे आ रही है, साइड में, क्यों, क्योंकि साइड वाला सेलेक्टेड है। इसको करूँगा
ओके, हमेशा स्नैप वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें फिक्स है। तो मैं किसी और शेप को सेलेक्ट करूं यहाँ पे और क्लिक करके ड्रैग करूं, तो आप देखिए वो ये है, तो वो उधर कंस्ट्रेंट हो गया था लेकिन ये नहीं हुआ, तो ये इधर बॉटम पे आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई। अच्छा हाँ, कुछ नहीं तो ये बाहर क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट वी, बाहर सेलेक्ट कर दीजिए। अब इस पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो कहीं स्नैप ही नहीं होगा, नॉन इफेक्टिव बटन है वो। ये इसलिए है कि एक जैसे आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग देखी होगी, उसमें क्या हर एक चीज़ को ना ग्रिड कर देते हैं, पूरी टेबल ही ग्रिड की होती है, और फिर उसके ऊपर में कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं तो उस ग्रिड में मैच करा करा के बनाते हैं। सेम चीज़ इसके लिए, हटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, मतलब ग्रिड हटा दिया तो वो वैसे ही नॉर्मल रह जाता है। ठीक, तो ये हमारा ये यहाँ रह जाएगा, ये यहाँ आ गया। ठीक, और ये टूल भी हो गया, ये वार्पिंग टूल भी हो गए, फ्री फॉर्म ये भी हो गया, ये भी हो गया, शेप बिल्डर वाले भी, लाइव पेंट वगैरह, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन ये भी हो गया, मैश टूल वो एक शेड से दूसरा शेड कॉपी करने वाला हम लोग ने उसमें बनाया था ना, ये वाले में ये वाला डिज़ाइन, ये वाला मैश टूल से बनाया था ना ये वाला डिज़ाइन, तो वही है वो। और ग्रेडियंट, आई ड्रॉपर, मेजर जो है वो मेजर करने के लिए यहाँ से यहाँ तक मेजर करेगा वो, तो ये इन्फो दे देता है। इसका हाइट कितना है तो क्लिक करके ड्रैग करूँगा मैं यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए वो हाइट पे 61 मिलीमीटर 63 मिलीमीटर दिखा रहा है, जब छोड़ूंगा तो वो 63 रह जाएगा। बस उसी के लिए उसका मेजरमेंट का एंगल डायरेक्शन, अगर ऐसा करूँगा तो बताएगा 52 डिग्री 52.26 डिग्री पे है, बस डायमेंशन के लिए। ये है ब्लेंडिंग, ब्लेंड मोड, दोनों शेप के बीच में ब्लेंड करने के लिए। हमारा सिंबल पूरा पूरा सिंबल हो गया था, ये आज हमने कवर अप कर लिया। आर्ट बोर्ड जो है वो आर्ट बोर्ड के लिए, ठीक। स्लाइस टूल जो है वो बता चुका हूँ, ये वाला जो है ये पैनिंग के लिए है। पैन मतलब ये स्पेस बार वाले, यहाँ से टूल खत्म हो जाते हैं इसके बाद, ये जितने टूल हैं ये सब टूल नहीं है, ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर के यूज़ करने के लिए जो बिहेवियर, जूम इन जूम आउट ये सब चीज़ों वाले वो टूल हैं। ये पैनिंग के लिए स्पेस बार दबा के पैन करते हैं ना, बस वही है, वो टूल है, हैंड टूल है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे। हाँ, उसके बाद आएगा प्रिंट टाइलिंग, इसको सेलेक्ट करके आप क्लिक कर देंगे तो ये टाइल्स में प्रिंट कराने के लिए है, तो फिर आप वो कंट्रोल पी करेंगे तो उतना ही सेक्शन प्रिंट करने के लिए आएगा, जो आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही प्रिंट, जैसे ये दिया कंट्रोल पी किया तो अब मुझे यही हिस्सा सेलेक्ट आएगा, इतना ही निकलेगा फाइल के लिए, प्रिंटिंग के लिए। जूम इन जूम आउट है, क्लिक एंड ड्रैग करिए तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है ये सारे के सारे। बस इस ये वाला चेंज स्क्रीन मोड, एफ दबा के आप चेंज कर सकते हैं मल्टीपल स्क्रीन्स, फुल में देखना है तो फुल में देख लीजिए, या तो एफ एफ दबाएंगे तो सबसे नॉर्मल में आ जाएंगे, है ना। फिर से एफ दबा दीजिए, एफ साइकिल है, साइकिल है, साइकिल में काम करता है ये, और ये नहीं जा रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबाइएगा तो वो चला जाएगा, नहीं तो क्या कई बार नहीं जाता ना तो अनोइंग हो जाता क्योंकि वो माइनस नहीं होता। ठीक है, ये तीनों, हाँ देखिए एक जो ये है शेप है इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, एक मैं रेड, अब मुझे चाहिए कि इसके पीछे कोई दूसरा कलर आए, मैंने ये तो ग्रीन है, बाहर सिलेक्शन लेता हूँ और जो भी चीज़ हो वो इसके पीछे ही आए, तो इसको सेलेक्ट करके मैं इसको ड्रॉ बिहाइंड कर दूंगा, ठीक, बीच वाला। तो अब जो भी चीज़ मैं ड्रॉ करूंगा
वो उसके पीछे ही बनेगी। मैं चाहे इसको सामने लाऊंगा तभी वो सामने आएगा, लेकिन ड्रॉ करते समय वो पीछे ही बनेगा। ठीक, नहीं तो नॉर्मली आप ड्रॉ करोगे तो वो, हाँ अभी देखिए ड्रॉ बिहाइंड सेलेक्टेड है तो पीछे ही आ रहा है, जब इसको नॉर्मल कर देते हैं तो ऊपर आता जाता है। बस यही दो, बीच वाला ही है बिहाइंड, ड्रॉ नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट रहता है, ड्रॉ इनसाइड है बस। फुल स्क्रीन मोड। और मान लीजिए अगर ये कभी छिप जाते हैं तो वो यहाँ मिलेंगे, यहाँ से सारे टूल, वही सारे टूल यहाँ अवेलेबल हैं। देखिए मैं जैसे ही उन पर साइकिल करता हूँ नीचे, वो वहाँ हाईलाइट होने लगते हैं, वो बताता है कि कौन सा टूल कहाँ है। बस ये टूल उतना ही है। और एक खास लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, विच इज़ फाइल में जाइए, न्यू में जाइए और आर्ट बोर्ड की संख्या बढ़ा दीजिए। मैं 5 कर देता हूँ, ठीक, या 3 कर देता हूँ। जब आप क्रिएट करेंगे तो ऐसा आएगा, यानी एक साथ 3 आर्ट बोर्ड पे काम कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो ये 3 मिलेंगे और इसके साथ साथ एक नया टूल मिल जाता है फिर प्रिंट टाइलिंग। खैर ये तो टूल है ही। आर्ट बोर्ड में आप इसको ड्रैग करके कहीं पे भी रख सकते हैं, ताकि आप अगर ब्रोशर वगैरह बना रहे हैं तो ब्रोशर 3 पन्नों का होता है। हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है कि, क्योंकि वेक्टर वाले में क्या होता है, ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते आप। क्योंकि अगर हम ये बना दें कि इसी के अंदर काम करना होगा तो ये वाली जो पोजीशंस हैं ये लिमिट हो जाएगी। अब क्या होगा, ये बनाई जाती है मार्जिन के लिए, कि यहाँ मार्जिन बना लिया, अब जो भी ग्राफिक है आप यहाँ इनफाइनाइटली बनाइए, उठा के इधर डाल दीजिए और फिर प्रिंट कीजिए। हाँ, बाकी कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब ग्राफिक डिज़ाइनर्स क्या होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर जब वर्क करते रहते हैं तो उनको एक साथ मल्टीपल बिजनेस कार्ड के डिज़ाइन बनाने हैं। अब हर बार के लिए वो एक नई फाइल बनाएंगे और साइड साइड में रखते जाएंगे, तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ग्राफिक कई बार 5-5 हज़ार लेयर तक चला जाता है। इतना बड़ा लेयर को वो कैसे मैनेज करें, तो वो क्या करते हैं, इधर बनाया, पूरा डिज़ाइन टेबल पे किया, उठाया, ग्रुप किया, इधर रख दिया, फिर इधर पे दूसरा बनाया, ग्रुप किया, इधर रख दिया, फिर ऐसे करके पूरा चार्ट टेबल। कई बार ऐसा होता है कि उन लोग ना लेआउट बना के रख लेते हैं साइड में, सामने से कस्टमर आया, फट से उठाया, इधर पे रखा, उस पर कस्टमर का पूरा लोगो वोगो डाल के सारा डिज़ाइन बनाया, कस्टमर को दिया, वापस से साइड में। तो मतलब अलग अलग टाइप के लिए कस्टमर चूज कर सकता है कि यहाँ से क्या चाहिए, मुझे ये वाले का ये चाहिए, वो वाले का वो चाहिए। राइट, ये जो हमने टूल्स यूज़ किए थे और टेक्निक यूज़ की थी उसकी संपूर्ण जानकारी इधर मिलती है। नहीं नहीं नहीं, चेंज कुछ नहीं होगा इधर। ये इन टूल्स का ही पूरी सेटिंग इधर दी हुई है, सारा कुछ, तो वो चेंज नहीं होगा। वो वैसे ही का टैब दिए हुए हैं, कलर के लिए टैब दिया है, ब्रश के लिए टैब दिया है, सिंबल के लिए टैब दिया हुआ है, ऐसे ही है, स्ट्रोक के लिए टैब दिया हुआ है, ग्रेडियंट टैब दिया हुआ है, अपीरियंस टैब दिया है ना, ब्लेंडिंग मोड वगैरह डालने के लिए। बस लेयर के लिए अलग टैब दिया हुआ है। एसेट एक्सपोर्ट के लिए, अब आप यहाँ से कुछ चीज़ बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये वाले, ये डॉक्यूमेंट के फिल कलर, स्ट्रोक विड्थ, ये वाली चीज़ को कंट्रोल करने के लिए होता है। हाँ मतलब कंट्रोल नहीं होती, सेलेक्ट के लिए होता है ये। फिल कलर है और स्ट्रोक कलर है, फिल एंड स्ट्रोक कलर है, दोनों चीज़ें सेलेक्ट करनी हो तो इन सब चीज़ों के लिए होता है, ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं है उसका। और आर्ट बोर्ड है, आर्ट बोर्ड सिलेक्शन, लेयर्स में आप देखेंगे आर्ट बोर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन पर आर्ट बोर्ड की लेयर अगर देखनी है तो आर्ट बोर्ड्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप अलग अलग आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों में दिया हुआ है, मतलब ये अलग अलग पेज हैं। अब इन अलग अलग पेज के अंदर में अलग अलग लेयर हो सकती है, तो वो लेयर यहाँ से एक्सेस होंगी, इसकी लेयर अलग एक्सेस होगी, इसकी अलग। राइट, तो इंडिविजुअल अगर पूरे पेज को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, पेज को ऊपर नीचे करना है ये भी इसके अंदर कर पाएंगे आप। ठीक, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, जो हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ इधर मिल जाएगी, और लाइब्रेरीज ये तभी, हाँ ये डायनेमिक है, ये बदलती जाएगी हर एक चीज़ के।
हर चीज़ के हिसाब से एक एक नहीं। हाँ, लाइब्रेरी तभी काम करेगा, ये एक्चुअली ट्यूटोरियल वाली चीज़ होती है, यानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब सॉफ्टवेयर क्रैक नहीं होगा, फुल होगा। तो फुल वाला जो है वो पर, हाँ मतलब यहाँ पे टूल टिप आ जाएंगे, आपको किसी भी टूल के लिए जानकारी चाहिए तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए मुझे लेसो के बारे में जानकारी चाहिए। बिल्कुल अंतर होता है, क्योंकि क्रैक में मतलब मान लीजिए सिंपल है कि मुझे, मैंने एक प्रोडक्ट आपको डब्बा भेजा है अमेजोन का, मान लीजिए आईफोन बेचा, ठीक है, और मैंने लिखा है कि उसकी सील ब्रोक नहीं होनी चाहिए तभी उसको खरीदा जाए। आप देखते हैं वो क्यों होता है, सील ब्रोक नहीं होगा। अगर ब्रोक होगी तो इससे क्या फायदा होगा, मतलब क्या होगा, क्या नुकसान होगा। हो सकता है किसी का यूज़ किया हो, ये भी हो सकता है कि उसके अंदर फ़ोन डमी हो, ये भी हो सकता है कि फॉल्टी प्रोडक्ट आपको बेच दिया गया हो, राइट। तो सील टूटी अगर है तो इसका मतलब है कि वो पेटी पैक नहीं है वो, हाँ कुछ तो कुछ गड़बड़ सॉफ्टवेयर है, ऑब्जेक्ट है। अब या फिर ये भी हो सकता है कि वो चोरी का माल हो, सीधी बात है कि वो ऑथेंटिक नहीं है। सील में मिलेगा तो आपको पता रहेगा ऑथेंटिक। ये जो सील है यही क्रैक और नॉन क्रैक्ड वर्जन होता है। अगर सील बंद है दैट मीन्स कि वो नॉन क्रैक्ड वर्जन है, इसका मतलब वो ऑथेंटिक कंपनी का सॉफ्टवेयर है। अगर वो नॉन क्रैक्ड है तो कंपनी का सॉफ्टवेयर है, जिसको जनरली लोग बोलते हैं ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ठीक। क्रैक में क्या होता है, उसकी सील जो है वो टूटी हुई रहती है। अब यहाँ पे तो सील तो होती नहीं है, अब यहाँ पे तो इसी सॉफ्टवेयर की मल्टीपल कॉपीज में बना सकता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके 50 कॉपी बना लूंगा और फिर 10 लोगों को भेज दूंगा। तो उसमें तो कैसे सील लगाऊंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक पासवर्ड डाल दूंगा, मान लीजिए ABCD। अब मैंने ये डाल दिया कि जो भी ABCD यहाँ डालेगा तो उसी बंदे के लिए ये ओपन होगा, राइट। अब आपको तो चाहिए था, आपने बोला कि भाई सॉफ्टवेयर मुझे खरीदना है लेकिन मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ कि मैं जाती हूँ, मैं इस सॉफ्टवेयर की सील ओपन कर देती हूँ। वो हैकर करते हैं, क्रैकर करते हैं, दो टाइप के हैकर्स होते हैं। तो हैकर वाले जो हैं वो कंट्रोल करना सीखते हैं और क्रैकर वाले सील तोड़ना सीखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सीधा जाते हैं सॉफ्टवेयर को देखते हैं, उसका पासवर्ड देखते हैं, पासवर्ड को क्रैक करते हैं, उसके लिए भी नहीं नहीं, वो जो टीवी में दिखाते हैं ना अपन कि अंदाजतन 3 बार, वो पहली 2 बार में नहीं होता है, तीसरी बार में हो जाता है। हर एक चीज में ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत बड़ा सा, रियल में हो ही नहीं सकता पॉसिबल मैम कि 3 बार में आप उसको गेस कर लें। उसमें कैसे दिखाते हैं, मूवी में इतना तगड़ा हैकर है कि उसने ऐसा 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 किया और फटाफट बोला कि नहीं 2 बार गड़बड़ हो गया है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट, तीसरी बार में डाला, बोला उसका स्मार्टनेस कहाँ दिखाते हैं, स्मार्टनेस ये दिखाते हैं कि वो उससे बोलता है जनरली व्यक्ति अपनी बर्थ डेट डालता है, ये डालता है, लेकिन ये थोड़ा स्मार्ट बंदा है तो इसने ना डालता है, हो गया। बोले ये हर बार बोलता था इत्तेफाक इत्तेफाक, मैंने इत्तेफाक डाला वो हो गया। ऐसा होता ही नहीं है। क्रैकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी देख लेते हैं, कितनी बार पासवर्ड पूछ रहा है। तो वो देखते हैं कि 4 बार 3 बार 5 बार पासवर्ड इनकरेक्ट कब हो रहा है, मतलब जैसे आईफोन देखते हैं, पासवर्ड इनकरेक्ट डालेंगे तो आईफोन में 8 बार के बाद से वो बोलता है कि आप अगर अब एक और बार डालोगे ना तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा, राइट। तो ये देख लेते हैं कि अच्छा ये कब बोलेगा, यानी बता देता है वार्निंग कि 8 के बाद से नहीं, मतलब मेरे पास 8 चांस आ गई, ठीक। अब 8 चांस में उन लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालते हैं, जनरली गेमिंग लाइन में चीट इंजन नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, क्रैकर लाइन में भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, उसको ऑन कर देते हैं और उसको उसके अंदर पे ये सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं। मान लीजिए फ़ोन है, फ़ोन उसके अंदर ऑन करते हैं। अब ऑन करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर फ़ोन चलाने के लिए जितना कोड होगा वो सब भर के दिखाने लगता है सामने में, ठीक। अब वहाँ ये वैल्यू नहीं होती कि वहाँ लिखा हुआ है कि पासवर्ड लिखा होगा, मतलब प्रोग्रामर ने डाल दिया होगा ये पासवर्ड है और ये 1 2 3 है, ऐसा नहीं डालते। मूवीज में दिखाते हैं बट ऐसा होता नहीं। तो होता जनरली क्या होता है, वो एनक्रिप्ट करके रखता है, यानी पासवर्ड ही कंपनी का एक नाम चल रहा होगा, उसी का कुछ नंबर यूनिक होगा कि यहीं पे पास की जाएगी, तो वो बराबर पास की डाल देता है वहाँ पे। अब आपको पता नहीं है कि पास की कौन सी है, तो आपको 8 चांसेस हैं आपके पास, 8 चांसेस के बाद फिर 20 सेकंड रुकिएगा, फिर से वो 8 चांस में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, फटाक से वन
पहले क्या करेगा, वन, मान लीजिए चार हैं, तो 1100 ऐसे डालेगा। अब 1100 डाले, यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। सॉफ्टवेयर जो है मॉनिटर करता रहता है उसको पूरी को, कि 50,000 लाइंस में से किन्हीं 4 लाइनों में हरकत हुई है। तो कौन सी 4 लाइनें? अब उसको चलाने के लिए 40 लाइनें हो सकती, 400 लाइन हो सकती है। तो वो 50,000 का 5,000 लाइनों आइसोलेट करके दिखाएगा, तो बाकी जितनी हैं सब ऑफ कर दो। फिर नेक्स्ट वैल्यू डालोगे, फिर डालोगे, तो आइसोलेट होते 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 लास्ट में आपके पास 3 या 4 वैल्यू बची होगी। अब आप देखोगे कि अच्छा मेरे पास 4 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे फटाफट वैल्यू एक दो एक दो एक दो बढ़ाएंगे, फटाक से वहीं चारों पे हरकत हो रही है, इसका मतलब ये समझ जाइए यही 4 पासवर्ड है। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हो, उसको आइसोलेट कर देते ये। अब बस आपके पास आ गया, अब आप क्या कर सकते हो, तो आप उसका वेरिएबल चेंज कर दो। इसका मतलब मान लीजिए वन वन पासवर्ड हो, कुछ भी, कुछ भी पासवर्ड हो, आपने यहाँ डाल दिया 1,000 या चारों शून्य, बस डाल के सेव कर दीजिए। यहाँ से अपना फ़ोन ओपन करिए और 000 4 बार डालिए, फ़ोन ओपन। दैट इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। इसको क्रैक कर, सॉफ्टवेयर अगर क्रैक कर दिए, सॉफ्टवेयर होता क्या है जनरली, जो आपको डेमो वर्जन मिलता है, एक डेमो वर्जन सॉफ्टवेयर का, वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है। उसको डेमो बनाने के लिए उसके अंदर पासवर्ड, कंप्लीट फुल बनाने के लिए पासवर्ड डालना होता है, वरना वो पासवर्ड से बना हुआ डेमो है। ठीक, तो आप पासवर्ड डाल देते हैं तो फुल हो जाता है, जनरली सारी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। है दोनों सेम, बस अंतर ये है कि एक में पासवर्ड डला है। तो पासवर्ड के कारण क्या होता है, जब पासवर्ड आप डालते हैं तो वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर वहाँ बताता है। और यहाँ पे क्या, क्रैक वाले को क्या किया जाता है, हम लोग नहीं, जो भी क्रैक करते हैं उस चीज़ को, तो जब भी यहाँ सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे तो इससे जो भी इंटरनेट से किसकी कंपनी में भेज रहा है डाटा, वो हिस्सा काट देते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डाल के ओपन करके भेज देते हैं। तो आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। आ, वैसे वो लोग उसमें भी फायदे में होते हैं। देखिए सीधी सी बात है, पहली चीज़, भारत जो आता है वो थर्ड वर्ल्ड में आता है, हम लोग तीसरा वर्ल्ड, तीसरी दुनिया जाने जाते हैं। अब तीसरी दुनिया का मतलब क्या हुआ, सीधी बात है, हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है। उन्होंने बनाते समय हमें ध्यान में नहीं रखा था कि हम भारत में ये सॉफ्टवेयर बेचेंगे, नहीं सोचा था। अब जो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री तो पूरी उसी पे काम कर रही। अब वहाँ पे क्या होता है, उन लोग बेचते हैं यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ को। अब वहाँ से एक सॉफ्टवेयर देखा जाए तो कितने का आ रहा है, मतलब आपको मैं बताऊं, जैसे एक वीडियो गेम का एक गेम आता है, तो PS3 लेवल का गेम आप खरीदेंगे तो आपको 8,000 रुपये पड़ेगा। एक गेम, बच्चे का एक गेम आपको 8,000 रुपये का पड़ेगा। वो हमारे यहाँ की एक पर्सन की सैलरी होती है पूरे मंथ की, तो विच ही कुड नॉट अफोर्ड दैट, राइट। तो अगर इतना महंगी चीज़ कोई अफोर्ड नहीं कर सक रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं वहाँ, वहाँ से यूएस से खरीद लिया, एक परचेज किया और यहाँ लाके क्रैक किया, क्रैक करके अपनी वेबसाइट में उसको लॉन्च कर दिया। अब वो शेडी लोग ही करते हैं ये चीज़, तो वो जाती है, फिर वो पूरे भारतवर्ष में चला जाता है। अब वो कैसे बेचते हैं, तो सॉफ्टवेयर के जो ये दुकानें और ये सब जो मिलती हैं उनमें 100 आप जो कंप्यूटर की दुकान में जाते हैं, वो डेफिनेटली आपको फुल वर्जन नहीं देते हैं, वो आपको क्रैक वर्जन ही देते हैं, कई बार ओरिजिनल बोल के बेच देते हैं, है ना, 2,000 का मिल रहा है, 3,000 का मिल रहा है, आप ले लेते हैं, पैसा वही कमा ले जाते हैं, पायरेट्स वाले कमा लेते हैं, पायरेटिंग ये बहुत महंगे होते हैं। तो ये लोग कैसे कमाते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये पहली चीज़ तो, जिस देश के लिए बनाया है वो देश वाले पायरेट खरीदते ही नहीं है। यानी अमेरिका में जाके आप बोलेंगे ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कि ये मेरा पायरेसी वाला सॉफ्टवेयर है, आप लोगे क्या, तो नहीं खरीदेंगे। वो बोलेंगे भाई जब मेरे पास पैसा है, मैं डायरेक्ट खरीद लूँगा कंपनी को, तुमको क्यों दूँ। उनके पास पैसा है, देखिए मॉरल तभी आता है जब पेट भरा रहता है ना, तो उनके पास पैसा है तो उनको दिक्कत नहीं है, वो सीधी बात है, वो वहाँ खर्चा करेंगे, तो वो हर चीज़ का पैसा कंपनसेट करेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि भाई सीधी बात है, हम 8,000 रुपये दें या खाना खाएं, तो हम क्या करेंगे, फिर हमें लोअर वर्जन चाहिए। इंडिया में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर फिर उन लोग कैसे कमाते हैं, उन लोग एक्चुअल प्रोफेशनल कंपनीज से कमाते हैं,
जैसे इंडिया में भी जो बड़ी कंपनीज होंगी, जो हाईलाइटेड कंपनीज होगी, उनको पकड़ते हैं। हमारे यहाँ खुद आ गया था, रेड पड़ गई थी ऑटोडेस्क वाले ने। हाँ, श्याम प्लाजा का तो वही सर को बोल रहे थे कि हम लॉ सूट करेंगे आपके ऊपर कि आप क्रैक्ड वर्जन चला रहे हैं। वो बहुत बोले बाले ये सब किए। सर ने बोले उन सब उनको सब पता है कौन चलाता कौन नहीं चलाता। मेन ये है कि इंस्टीट्यूशंस क्यों चला रहा। सिंगल आप चलाइए उनको कोई दिक्कत नहीं, आप अपने लिए कैसे भी चलाइए उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने फॉर्म खोल लिया और यहाँ पे तो उनका था कि आपके यहाँ जितने पीसी है सब में डलवाओ। तो सर ने बोले भाई उतने क्या, एक सॉफ्टवेयर जो है वो 85,000 का आ रहा है, मैं क्यों डलवाऊंगा। हाँ, मैं नहीं डलवाता करके। तो बहुत समय तो फिर खुद ही बोलता है कि अच्छा ऐसा करो, आप 2 लाइसेंस लो, बाकी सब फ्री क्रैक में चलाओ। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही बोल मतलब करते हैं ऑटोडेस्क वाले कि आप 2 ऑथेंटिक लाइसेंस लो और बाकी जितने हैं सब क्रैक चलाओ। खुद ही बोला उन्होंने। हाँ, सर ने 2 लाइसेंस हमारे पास अभी भी है। 2 लाख के आसपास। अब भाई सॉफ्टवेयर आप पढ़ा रहे हैं, 1,20,000 एक बच्चे से ले रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर को पढ़ाने के एवज में, तो कम से कम एक सॉफ्टवेयर तो लेके रखें। हाँ, हमने फोटोशॉप को नहीं किया हुआ है। हमने फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट वगैरह का नहीं किया हुआ, हमने ऑटोडेस्क के किए थे। तो हमारे पास ऑटोडेस्क के हैं ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप तो कुछ नहीं, 24,000 रुपये का है। कभी पढ़ा भी रेट तो बोल देंगे 24,000 ले जाओ, ऐसा वाला। बड़े सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वेलकम मैम। जी। हम्म। हम्म। हाँ। जी। 15। तो 3 दिन आओगे आप कि 3 दिन छुट्टी हो जाएंगी? मंडे आओगे, ट्यूसडे आओगे? ठीक है ना। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर तो हमारा टूल्स पूरा कवर अप हो गया है, थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा इधर होगा विल डिस्कस अबाउट। हाँ, ठीक है, अब इसको वहाँ तक पोस्टर। अगर स्क्वायर केवल डिजिटल मार्केट के लिए बनाए जाते हैं, मतलब इंटरनेट पे डालने के लिए। प्रिंटिंग के लिए A4 साइज में बनता है जी। प्रिंटिंग के लिए A4 साइज है डिजिटल। हाँ वो, नहीं नहीं नहीं, हाँ वो डिजिटल उसके लिए होता है। ओके मैम, वेलकम, बाय बाय। जी मैं भेज दे रहा हूँ।